हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। इनकम टैक्स लॉ अगर आपको समझना है तो आपको किन किन चीजों की जानकारी होनी चाहिए। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इनकम टैक्स लॉ यू नीड टू नो। आइए देखिए, इनकम टैक्स एक्ट 1961, आपको किन किन चीजों की जानकारी होनी चाहिए। इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल्स 1962, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, फाइनेंस एक्ट जो एनुअली आता है, ये क्या है, जो हर साल बजट आता है, जब ये बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा पास कर दिया जाता है तो उसी बजट को क्या बोलते हैं, एक्ट, राइट। तो फाइनेंस एक्ट जो एनुअली आता है, सर्कुलर्स एंड क्लैरिफिकेशन विच इज इशूड बाय सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और जुडिशियल डिसीजंस, कोर्ट के जो डिसीजन आते हैं इनकम टैक्स केसेस पे, इन सब को मिला के बनता है इनकम टैक्स का कानून, इनकम टैक्स लॉ। तो अगर आपको इनकम टैक्स की पूरी जानकारी चाहिए तो सिर्फ एक्ट पढ़ लेने से नहीं आएगी, आपको एक्ट के साथ रूल्स पढ़ना है, नोटिफिकेशन सारी गवर्नमेंट की देखनी है, एनुअली जो फाइनेंस एक्ट आता है वो देखना है, क्लैरिफिकेशंस देखने हैं, सर्कुलर्स देखने हैं, और साथ ही कोर्ट जो डिसीजन देती है कोई भी इनकम टैक्स केसेस जो होते हैं उस पे, इन सब को जानना पड़ेगा और तब आप जानेंगे कि इनकम टैक्स का कानून क्या है। तो अब बात ये आती है, सर ये सब पढ़ना कैसे है, क्या हमें वन बाय वन ये सारी चीज कवर करनी है? नहीं। जब भी आप एक पर्टिकुलर किसी भी चीज की टैक्सेबिलिटी के बारे में समझेंगे तो उससे रिलेटेड जो भी रेफरेंसेस मुझे लेने होंगे, कोई सर्कुलर, क्लैरिफिकेशन या कोई नोटिफिकेशन का रेफरेंस लेना है, या रूल्स में कोई बात है जिसकी मुझे रेफरेंस लेनी है, तो वो वहीं पे ली जाएगी। यानी आप एक्ट के हिसाब से चलेंगे, हम प्रोविजंस के हिसाब से चलेंगे, सेक्शन वाइज चलेंगे। एक्ट में सेक्शंस होते हैं, राइट, और उन सेक्शंस में जो लिखा होता है उसे हम प्रोविजंस कहते हैं, राइट। हम चलेंगे उसके हिसाब से, लेकिन उस प्रोविजन को समझने के लिए, उस मैटर को समझने के लिए अगर हमें रेफरेंस लेने की आवश्यकता है कि रूल्स में क्या बात कही गई है, कोई नोटिफिकेशन इसके रिस्पेक्ट में आ रखा है क्या, कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया है क्या इस पर्टिकुलर कानून पे, तो ये सारी बात पैरेलली आपसे डिस्कस की जाएगी। लेकिन उससे भी पहले ये इंपॉर्टेंट है कि ये सब होता क्या है, सब थोड़ा सा बताइए कि एक्ट में क्या होता है, रूल्स में क्या आता है, नोटिफिकेशन कैसे होते हैं, कब आते हैं, कौन लाता है, ये सारी बातें करते हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये है क्या? ये ही है फाउंडेशन, बेस, जिसपे पूरी इनकम टैक्स खड़ी है। इनकम टैक्स का जो कानून है, इनकम टैक्स एक्ट, यहां पे ही सारा कानून लिखा हुआ है, यहां बताया गया है कि इनकम क्या होती है, राइट। इनफैक्ट इनकम निकालने के लिए आपको जो रेवेन्यू आती है उसमें से खर्चे घटाने पड़ते हैं तो इनकम आती है। तो इनफैक्ट ये भी बताएगा कि खर्चे क्या होते हैं, राइट। तो अगर आपको इनकम कैलकुलेट करनी है तो ये सारे लॉ बताएगा कि हाउ आर यू गोइंग टू कैलकुलेट योर इनकम। हाँ, आपने सेल किया 500 रुपए का, राइट, दिस इज टू बी कंसिडर्ड एज रेवेन्यू। आपने इस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए 50 रुपए का ये खर्चा किया, 10 रुपए का ये खर्चा किया, तो इनकम टैक्स बताएगा कि ये खर्चा है, राइट। आप इसको घटा सकते हैं इन ऑर्डर टू कैलकुलेट इनकम। देखिए, एट टाइम्स आपको सरप्राइज होगा कि कुछ खर्चे आपके ऐसे हैं जो जेन्युइनली आपके हिसाब से बिजनेस के खर्चे हैं, लेकिन इनकम टैक्स का कानून कह रहा है कि वो खर्चा नहीं है। यस, इट्स क्वाइट पॉसिबल। तो ऐसे में क्या होगा कि जो आपकी रियल इनकम है, जो एक्चुअली में आपने कमाया है, और जो इनकम टैक्स के हिसाब से इनकम आती है, इनकम टैक्स के हिसाब से जो इनकम आती है उसे कहा जाता है टैक्सेबल इनकम। अब जनरली हम बहुत सारे टर्मिनोलॉजी को भी पैरेलली सीखते जा रहे हैं जो इनकम टैक्स में यूज होता है, राइट। इनकम टैक्स के हिसाब से जिस इनकम पे आपको टैक्स देना होता है उसे हम क्या बोलते हैं, टैक्सेबल इनकम। और जो हमने सचमुच कमाया, एक्चुअल में कमाया है, उसे आप कुछ भी कह सकते हैं, जो आपकी मर्जी, क्योंकि उसका इनकम टैक्स से कोई लेना देना नहीं है, तो सब भी हमारे ही होंगे, ठीक है। तो हम उसे कह सकते हैं अंग्रेजी में रियल इनकम। तो रियल इनकम इज नॉट इक्वल टू टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम कुछ और होगी, वो इनकम टैक्स के कानून के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है, राइट। तो इनकम टैक्स का कानून ये एक बेस लॉ है, ऐसे समझिए, ये बताएगा इनकम क्या होता है, खर्चा क्या होता है,
राइट, और इसी की मदद से आपको पता चलेगी आपकी टैक्सेबल इनकम क्या है। अब ये इनकम टैक्स रूल्स 1962 क्या है? व्हाट इज इनकम टैक्स रूल्स 1962? देखिए, इनकम टैक्स एक्ट ने तो कानून बता दिया कि भाई देखो ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है। अब प्रश्न ये उठता है कि इस लॉ को कंप्लाई कैसे करें। मैं एग्जांपल से समझाता हूं। अगर मुझे इनकम निकालनी है, एक बिजनेस की इनकम निकालनी है, तो आपने अकाउंटिंग में भी ये बात पढ़ी होगी कि डेप्रीशिएशन एक खर्चा होता है। किया है कि नहीं? डेप्रीशिएशन एक खर्चा होता है, वो आप खर्चे की तरह घटाते हैं अपने पीएल में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और तब आप इनकम निकालते हैं। तो इनकम टैक्स का कानून, इनकम टैक्स एक्ट 1961, जब वो बताता है इनकम क्या है, खर्चे क्या है, तो उसी में ये भी बताता है कि भाई डेप्रीशिएशन एक खर्चा है, इसको घटा लेना। बस इतना बोल के निकल गया इनकम टैक्स एक्ट। नाउ इनकम टैक्स रूल्स आपको किसी भी लॉ को कंप्लाई करने का तरीका बताएगा। अब डेप्रीशिएशन एक खर्चा है, लेकिन वो डेप्रीशिएशन कंप्यूट कैसे होगा? भाई डेप्रीशिएशन कंप्यूट करने के तो बड़े सारे मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन है, WDV मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन है, और ये बाकी छोटी क्लासेस में तो आपने और भी न जाने कितने सारे मेथड्स देखे होंगे। हालांकि वो सभी मेथड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिकॉग्नाइज नहीं करता है, लेकिन फिर भी और भी डेप्रीशिएशन के मेथड पढ़े होंगे आपने। तो इनकम टैक्स में डेप्रीशिएशन का मेथड क्या होगा, भाई रेट ऑफ डेप्रीशिएशन क्या होगा, ये सब कौन बताएगा? एक्ट तो निकल गया बोल के डेप्रीशिएशन आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो जिसकी जितनी मर्जी वैसे कैलकुलेट करे। तब तो हम कैलकुलेट करेंगे डेप्रीशिएशन ऐसा जिससे कि डेप्रीशिएशन ज्यादा आ जाए बस। क्यों? क्योंकि हम तो अपनी इनकम कम दिखाना चाहेंगे ना। मेरी इनकम जितनी कम आएगी मेरा टैक्स उतना कम बनेगा। तो क्या ये आपको लगता है कि गवर्नमेंट टैक्स पेयर के ऊपर ये बात छोड़ दे कि तुम्हारी जैसे मर्जी वैसे कैलकुलेट कर लेना, डेप्रीशिएशन खर्चा है? नहीं। आप ऐसे समझ लीजिए कि इनकम टैक्स का कानून इस तरीके से बनाया गया कि हर चीज की एक बाउंड्री सेट कर दी गई है। आप कहीं भी दाएं बाएं भाग के बाहर नहीं निकल सकते, हर चीज सेट है, इसी के अंदर होगा। तो अब ये बताएगा कौन? इनकम टैक्स रूल्स बताएगा। इनकम टैक्स रूल्स बेसिकली प्रोसीजर्स बताता है, तरीके बताता है कैसे इनकम टैक्स का कानून कंप्लाई होगा। तो यहां पे आपको बताया हुआ है कि व्हाट इज द मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन। हालांकि अभी मुझे बताना नहीं चाहिए, मैं फिर भी बता देता हूं। वो WDV मेथड यहां बताया गया है, रेट ऑफ डेप्रीशिएशन भी यहां पे फिक्स किया हुआ है कि इस एसेट का इतना है, राइट। और क्या बताता है इनकम टैक्स रूल्स? इनकम टैक्स रूल्स में सारे फॉर्मेट दिए हुए हैं, फॉर्म्स। ये फॉर्म्स क्या होते हैं? फॉर्मेट्स होते हैं। जैसे किसी भी चीज का कोई फॉर्म है, मान लीजिए हम एडमिशन फॉर्म है हमारे इंस्टीट्यूट का, तो एडमिशन फॉर्म में हम क्या इंफॉर्मेशन सीख करते हैं कि भाई आप अपने बारे में बताइए, नाम, पता, मोबाइल नंबर, पेरेंट्स का नाम, यही तो पूछते हैं, ठीक है। क्या हम इस बात को इन जनरल लिख के डाल सकते थे आपके सामने कि बस ऐसे ही बोल देते एवरीबडी गिव डिटेल्स अबाउट योर फैमिली, योर एड्रेस एंड कम्युनिकेशन एड्रेस एंड ऑल? तो हो सकता है कोई चीज को ऊपर लिखता, कोई नीचे लिखता, कहीं भी लिख देता। लेकिन जब हम फॉर्म बना देते हैं तो एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में चीजें आती हैं। इसीलिए फॉर्म क्या है? फॉर्म इज बेसिकली एन फॉर्मेट, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से इनकम टैक्स में भी हर चीजों का एक फॉर्मेट होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, आप एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूट हो, ठीक है, तो आपकी इनकम एग्जेम्प्ट होती है, उस पर टैक्स नहीं लगता। अभी एक नया वर्ड सीखा आपने, एग्जेम्प्ट, उस पर टैक्स नहीं लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है तो मेरी इनकम पे टैक्स नहीं लगता है तो हम भाई कोई भी फाइल नहीं करेंगे, कोई डॉक्यूमेंट बताने की जरूरत नहीं है किसी को भी। कोई मेरे पास इनकम टैक्स से आएगा, बोलेगा कि क्या बात है भाई, क्यों नहीं इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करते? तो कहेंगे भाई हम चैरिटी करते हैं, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए हम कुछ भी नहीं करते। ऐसा नहीं है। बेसिकली आपको इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा ताकि आपको छूट मिल जाए। तो उसका एक फॉर्मेट है, वो इनकम टैक्स रूल्स में मिलेगा। आप वो फॉर्मेट निकालिए, उसको भरिए और डिपार्टमेंट में दीजिए, वहां से आपको परमिशन मिल जाएगी कि ओके यू आर इन चैरिटेबल इंस्टीट्यूट, ये मान लिया गया। अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अब आपको इनकम टैक्स रिटर्न बनने की आवश्यकता, ये जो भी कंप्लायंस है वो अकॉर्डिंगली करनी होगी और आपकी इनकम एग्जेम्प्ट मानी जाएगी, ठीक है। आपकी इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। जैसे अगर आपका टर्नओवर एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा होता है, अगर आपका टर्नओवर एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा है तो आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट करानी पड़ती है। समझते हैं आप ऑडिट? चेकिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो वो
सर्टिफाई करते हैं कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स करेक्ट है, लेकिन उसकी जो रिपोर्ट देते हैं वो जैसे चाहे जैसे कोई भी भाषा में लिख के दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। उसका एक फॉर्मेट है, राइट। वो फॉर्मेट कहां पे है? इनकम टैक्स रूल्स में है। तो आई होप अभी तक की बात आपको समझ में आई। इनकम टैक्स एक्ट क्या है? कानून है। उस कानून का पालन कैसे होगा वो इनकम टैक्स रूल्स में है। उस कानून के पालन करने के लिए कभी कभी फॉर्म्स की, फॉर्मेट्स की आवश्यकता होती है, वो भी कहां पे है? रूल्स में है। अब ये फ्रेम कैसे होते हैं उसकी बात करते हैं। ये जो इनकम टैक्स एक्ट है ना, ये कानून पार्लियामेंट में बनता है, राइट। यानी उसमें रूलिंग पार्टी भी होती है पार्लियामेंट में और अपोजिशन पार्टी भी होगी, राइट। मोदी जी भी होंगे, राहुल गांधी भी होंगे। लेकिन जो रूल्स बनता है कि अब ये कानून का पालन कैसे हो, तो इसमें पूरा पार्लियामेंट नहीं बैठेगा। इसमें बस जो रूलिंग गवर्नमेंट है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो बना के काम खत्म कर देगी। भाई हो गया ना, कानून तो बन ही गया, इनकम टैक्स एक्ट बन गया। अब ये कानून का पालन कैसे होगा, उसका सिस्टम क्या होगा, ये सब बनाने के लिए अपोजिशन को बैठाने की आवश्यकता नहीं होती है। वो पार्लियामेंट में पास नहीं होगा, वो रूलिंग गवर्नमेंट बनाएगी। तो मैंने आपको क्या बताया, ये इनकम टैक्स एक्ट जो है ये पार्लियामेंट में बनेगा, ठीक है। लेकिन ये जनरल बात है, ये किसी भी एक्ट और रूल्स के लिए जो उसके सिस्टम होते हैं, सिस्टम कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, रूलिंग गवर्नमेंट बनाती है, समझ लीजिए। राइट। अब मैं आपको बताने वाला हूं गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। अब ये नोटिफिकेशन क्या है? ये जो इनकम टैक्स एक्ट है, कानून है, इसमें कोई एक चेंज करना है ऑल ऑफ अ सडन, एंड दैट टू फॉर अ टेम्पोररी पीरियड ऑफ टाइम। आज मुझे कोई परिवर्तन करना है फॉर अ टेम्पोररी पीरियड ऑफ टाइम, तो पता है हम क्या करते हैं उसके लिए? नोटिफिकेशन लाते हैं। कौन लाता है ये नोटिफिकेशन? सेंट्रल गवर्नमेंट ये नोटिफिकेशन लाती है। कैसे लाती है? थ्रू ऑफिशियल गेजेट। अब आप सोचेंगे ये ऑफिशियल गेजेट क्या होता है? इसे कहा जाता है सरकारी पत्र, ठीक है। ऑफिशियल गेजेट के थ्रू गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लाती है, और नोटिफिकेशन एक टेम्पोररी कानून है कि कोई एक चीज जो एक्ट में लिखी हुई है हमें बदलना है फॉर द टाइम भी, ठीक है, तो हम उसके लिए नोटिफिकेशन लाएंगे। शायद ये बात आपको समझने में दिक्कत हो रही होगी। मैं एक ऐसी बात करता हूं जो सबको याद होगी, भले आप उस समय छोटे होगे, थोड़ी पुरानी बात है, लेकिन आपको याद तो होगी। कुछ साल पहले 500 और 1000 के नोट बंद हुए थे। अरे पूरे देश में तहलका मच गया था भाई, तो आपको भी याद ही होगा, ठीक है। 500 1000 के नोट बंद हुए थे, और भाई ताजा ताजा 2000 के नोट भी बंद हुए हैं अभी। हालांकि दोनों में अंतर है, बंद होना नहीं बोलेंगे। चलिए पहले हम 500 1000 वाली बात करते हैं। 500 1000 के नोट को गवर्नमेंट ने ऑल ऑफ अ सडन बंद किया, ठीक है। वो कैसे हुआ? 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। थ्रू अ नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन बनाया और कहा कि भाई 500 1000 के नोट बंद हो रहे हैं। तो दिस इज व्हाट नोटिफिकेशन इज। इनकम टैक्स में भी इसी तरीके से कोई कानून लाया जा सकता है थ्रू अ नोटिफिकेशन, कि इस चीज पे अब टैक्स लगेगा, या किसी चीज पे लग रहा था, गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन लाया, कहा कि आज से ये लागू होता है इमीडिएट इफेक्ट से, कि अब इस पे टैक्स नहीं लगेगा इस इनकम पे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मैंने उसको नोटबंदी से रिलेट करके आपको समझाने की कोशिश की कि ऑल ऑफ ए सडन एक कानून आया ना हमारे देश में, 500 और 1000 के नोट एक वैलिड करेंसी अब नहीं मानी जाएगी। अच्छा, पता है जब उस समय ये आया था कि 500 1000 के नोट जो अब नहीं मान्य होंगे, तो अपोजिशन ने इस बात को बहुत उछाला था, बहुत हंगामा हो गया था, क्योंकि यार देश में शायद बहुत समय बाद ऐसा कभी 50-60 साल पहले कुछ हुआ हो तो आई डो नॉट नो, अदरवाइज एक करेंसी को अचानक से बंद कर दिया गया हो, ये तो मैंने तो अपने जीवन काल में पहली बार देखा था। आप भी अपने जीवन काल में पहली बार ही ऐसा देखे होंगे। तो बहुत ज्यादा अपोजिशन का इस बात को लेके अपोज कर रहे थे वो लोग। तो क्या ऐसा भी हो सकता था कि गवर्नमेंट जब इससे बहुत प्रेशराइज हो जाए तो इसको वापस ले लेती? हाँ, मान लो अगर ऐसा हुआ होता, 5 दिन बाद मोदी जी कहते
कि 500,000 के नोट जो 5 दिन पहले बंद किए गए थे वो वापस से मान्य है। तो इसको कहा जाता है नोटिफिकेशन विड्रॉ करना। तो एक्चुअली जो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन होता है वो नोटिफिकेशन ला के आप कानून बनाते हो और एक दूसरा नोटिफिकेशन ला के आप उस पुराने नोटिफिकेशन को विड्रॉ भी कर सकते हो। तो गवर्नमेंट एक दूसरा नोटिफिकेशन लाती, एक सरकारी पत्र लाती, कहती फलाने दिन जो फलाना नोटिफिकेशन आया था उसको हम विड्रॉ करते हैं। आई होप इससे आप लोग समझ पा रहे होगे। मैं इनकम टैक्स की भाषा में बोलता ना तो आपको दिक्कत होता, लेकिन इससे आपको रिलेट कर पा रहे हो क्योंकि आपने ये सब कुछ देखा है, राइट। हाल ही में 2,000 रुपए के नोट को भी गवर्नमेंट ने क्या किया, एक बेसिकली उसका चलन को बंद किया। अभी बेसिकली उसको ये नहीं कहा गया कि अमान्य करेंसी है वो, अभी फिलहाल के लिए ये बोला गया कि उसको चलन से हम बंद कर रहे हैं। चलिए बहरहाल इनकम टैक्स की भाषा में अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपको पता है 1994 में 1994 में ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड बनी थी। आप तो उस समय पैदा भी नहीं हुए थे। अच्छा, मैं भी बहुत बड़ा नहीं हूं, मैं भी पैदा नहीं हुआ था, राइट। तो 1994 में ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड टाइटल जीती। तो गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन लाई उसी समय, और वो नोटिफिकेशन क्या थी, ध्यान से सुनिएगा। एनी विनिंग बाय वे ऑफ मिस वर्ल्ड टाइटल इज एग्जेम्प्ट। आप कोई भी विनिंग पाते हो मिस वर्ल्ड टाइटल की वजह से तो वो एग्जेम्प्ट है, वो टैक्स फ्री है। यानी एक्चुअली जब ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड टाइटल जीतती हैं तो सिर्फ एक क्राउन नहीं पहना दिया जाता है, ठीक है, एक ट्रॉफी बस नहीं मिलती है, उसके साथ न जाने कितनी सारी कंपनियां क्या क्या अवार्ड रिवॉर्ड ये सब देती हैं, कितनी सारी कैश प्राइज मिलती है, बहुत गिफ्ट मिलता है, ठीक है, कई करोड़ की इनकम हो जाती है उतने से, मे बी यू डू नॉट नो, ठीक है। तो वो जो इनकम ऐश्वर्या राय के पास आई 1994 में थ्रू मिस वर्ल्ड टाइटल, उसको गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर दिया। क्या इनकम टैक्स एक्ट में ये बात लिखी हुई है कि ये एग्जेम्प्ट है? इनकम टैक्स में भी बताया गया क्या इनकम है, कि क्या एक्सपेंस है, कौन सी इनकम एग्जेम्प्ट है, सब बताया गया। क्या वहां लिखा हुआ है? नहीं, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के जरिए की। यानी उसके पहले अगर कोई मिस वर्ल्ड टाइटल जीता होता तो उसकी इनकम एग्जेम्प्ट होती? नहीं। और कुछ ही दिनों बाद ये नोटिफिकेशन विड्रॉ भी कर लिया। यानी आज कोई मिस वर्ल्ड टाइटल जीतेगा तो क्या उसकी इनकम एग्जेम्प्ट है? नहीं। वो कोई लॉ में थोड़ी ना लिखा है, हमारे कानून में थोड़ी ना लिखा है। किसी ने जीता, मिस वर्ल्ड टाइटल हर दिन कोई थोड़ी ना जीत रहा है। गवर्नमेंट, भाई किसी ने हमारे देश में मिस वर्ल्ड टाइटल जीता, गवर्नमेंट को हमारे लगा कि इस बात को की थोड़ी सी सराहना होनी चाहिए, हमें इसको, जिसने देखिए मिस वर्ल्ड टाइटल जीतना ये सिर्फ कोई प्राइज मनी लेके नहीं आ रहा है देश में, समझिए इस बात को। इससे देश में ऑनर आ रहा है, प्राइड आ रहा है। मिस वर्ल्ड टाइटल जीत के ऐश्वर्या राय ने देश के लिए एक प्राइड लाया है। तो गवर्नमेंट ऐसी चीजों को रिकॉग्नाइज करना चाहती है, और गवर्नमेंट के पास क्या तरीका है, ये बोल देना कि इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा, ये एक रिकॉग्निशन है, राइट। लेकिन ये क्या था, एक नोटिफिकेशन। तो ऐश्वर्या राय ने मिस वर्ल्ड से जितना कुछ जीता, जितनी इनाम राशि जीती, सब एग्जेम्प्ट हो गया, बट ये विड्रॉ कर लिया गया एक दूसरे नोटिफिकेशन के द्वारा। आई होप थोड़ा सा समझ में आ रहा है। लेकिन यानी जितनी नोटिफिकेशन फॉर द टाइम बीइंग एप्लीकेबल है, क्या उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए? हाँ, तभी तो आपको पता चलेगा कि क्या इनकम टैक्स का कानून है आज, इसलिए नोटिफिकेशन भी जानना होगा। मैं आपको बस फेमस नोटिफिकेशंस बता रहा हूं जो आपके दिमाग में बैठ भी जाएगा। पता है 2009 में ए.आर. रहमान को ऑस्कर अवार्ड मिला था। ए.आर. रहमान आई होप सबको जानते हैं, ऑस्कर अवार्ड सबको जानते हैं। ए.आर. रहमान को ऑस्कर अवार्ड क्यों मिला था? उन्होंने एक गाना गाया था, जय हो, एक है गाना जय हो, राइट। तो उस सॉन्ग के लिए उन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला था। तो जब उन्हें ये अवार्ड मिलता है तो उसी समय पता है गवर्नमेंट क्या करती है, एक नोटिफिकेशन लाती है कि एनी इनकम बाय वे ऑफ विनिंग फ्रॉम ऑस्कर अवार्ड इज एग्जेम्प्ट। ये लीजिए,
इस नोटिफिकेशन के आने की वजह से ए आर रहमान को ऑस्कर से जो विनिंग हुई, देखिए दुनिया जहान की और जो पैसे वो कमा रहे हैं उस पर टैक्स है, इसकी ऑस्कर अवार्ड्स की वजह से जितनी भी विनिंग हुई वो सारी की सारी एग्जेम्प्ट। अब ये भी क्या था, ये देश के लिए ऑनर है भाई, ऑस्कर अवार्ड आ रहा है देश में, राइट, इसलिए गवर्नमेंट ने वो एग्जेम्प्ट कर दिया। अच्छा, अभी तक की मेरी बात से आपके दिमाग में एक बात बैठ गई होगी, पता है वो बात क्या है कि सर इसका मतलब तो बहुत ज्यादा क्लियर है कि जो भी टेम्पोररी कानून होता है वो नोटिफिकेशन से आता है, बस आया विड्रॉ कर लिया गवर्नमेंट ने। ऐसा नहीं है, देखिए है तो वो टेम्पोररी, लेकिन क्या ऐसा नहीं होता कभी कभी हम कोई चीज टेम्पोररी प्लान करते हैं लेकिन वो परमानेंट चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। हाँ, मैं आपको बताता हूं कैसे। पता है, मैंने सोचा कि एक सीलिंग फैन लगाऊंगा, लेकिन एक्चुअली सीलिंग में ना हुक नहीं था, तो इसलिए सीलिंग फैन लग नहीं पा रहा था। ठीक है, तो हमने कहा टाइम बीइंग के लिए हम क्या कर लेते हैं, एक टेबल फैन खरीद लेते हैं, सामने लगा रहेगा, हवा देगा, और फिर कभी सीलिंग में हुक लगवाएंगे तो टंगवा लेंगे भाई सीलिंग फैन। ठीक है, तो कैसा था मेरा आइडिया, कैसा था, टेम्पोररी था परमानेंट था? मेरा टेम्पोररी आइडिया था यार, टेबल पे फैन लगाएंगे और कुछ दिन तक चलेगा ऐसे काम, फिर सीलिंग में हुक लग जाएगी तो हो जाएगा। ना सीलिंग में हुक लगी, ना सीलिंग फैन आया, ना कभी टंगा। पिछले 20 साल से वो टेबल फैन टन 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 मेरे सर पे बजता रहता है। ठीक है, सामने है वो। तो ये क्या है, ये क्या है कि टेम्पोररी प्लान किए हैं वो टेम्पोररी है। आज भी हमसे कोई पूछता है ना, तुम कहते हैं, कोई आज भी आता है कहता है अरे टेबल फैन थोड़ा डिस्टर्बेंस नहीं होता है सामने सामने आपके, तुम कहते हैं अरे नहीं वो लगवाएंगे ना। यानी आज भी हम टेम्पोररी इसको मान रहे हैं, लेकिन 20 साल से लगा हुआ है मेरे सामने। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं, इनकम टैक्स में भी ऐसा हुआ है। ऑयल रिग जानते हैं आप? ऑयल रिग क्या होता है, ऐसे समझिए, ये जहाज है, बड़ी सी जहाज है ऑयल रिग, ठीक है, जिसमें ऑयल ड्रिलिंग के सारे एपरेटस होते हैं, मतलब समुद्र से तेल निकालने वाले सारे एपरेटस वगैरह इसके ऊपर लगे रहते हैं। और ये ऑयल ड्रिलिंग के सारे एपरेटस के साथ ये जहाज तैयार होती है, उसको कहते हैं ऑयल रिग। ठीक है, इसकी कीमत तकरीबन 1 बिलियन यूएसडी के आसपास है। ठीक है, मतलब तकरीबन ये 8,000 करोड़ रुपए की ये आती है। सभी के पास इंडिया में बड़ी सारी ऑयल ड्रिलिंग की कंपनी है, किसी के पास अपना ऑयल रिग नहीं है, सिर्फ कुछ ही कंपनी के पास है। एक तो रिलायंस के पास है, ठीक है, दूसरा ओएनजीसी के पास है, बाकी सब किराए पे मंगाते हैं, ड्रिलिंग करते हैं, वापस भेज देते हैं। ऑब्वियसली इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कोई क्यों करेगा जब तक वायबिलिटी ना आए। ठीक है, 15 साल पहले की बात करें तो ऐसा कहा जाता था हिंदुस्तान की किसी भी कंपनी के पास ऑयल रिग नहीं है। हाँ, आज हम कह सकते हैं यहाँ रिलायंस के पास तो 2-2 ऑयल रिग है। ठीक है, तो ये बहुत महंगी हो गई है, 1 बिलियन यूएसडी के आसपास की ये मशीन होती है, ये शिप होती है, और ये इतनी बड़ी होती है ना, आप ऐसे समझ लीजिए कि एक चलता फिरता शहर है समुद्र के ऊपर। नहीं, शहर ज्यादा बोलती है, चलता फिरता 2-3 गांव है, गांव क्योंकि एक बोलेंगे तो छोटा हो जाएगा। ठीक है, चलता फिरता गांव है, राइट। इस पे अच्छा, ये क्या होता है जब ये समुद्र में जाती है ना, तो 100-200 100 दिन 150 दिनों की ली जाती है। तो इस पे वर्कर भी होते हैं, 300-400 वर्कर होते हैं इसके ऊपर, शिप के ऊपर। उनका रहने का, खाने का, पीने का, सब चीज का इंतजाम होता है, रात के सोने का। तो आप समझ गए ये शिप कितनी बड़ी होती होगी। ठीक है, इतने सारे लेबर है, उतने दिन का खाना है वहीं पे रखा हुआ, राइट। तो इतनी सारी, और फिर पूरा अपरेटस है ड्रिलिंग का, पूरी मशीन जो समुद्र में जाती है, तेल निकालती है, वो वर्कर उतने दिन तक वहीं समुद्र में ही रहते हैं। तो इनके लिए एक नोटिफिकेशन आई थी बहुत पहले, मैं आपको बताता हूं, बहुत साल पहले, मतलब इतना पहले मेरे पैदा होने के पहले। ठीक है, अब मैं बता नहीं पाऊंगा आपको ईयर। तो उस समय जो नोटिफिकेशन आई थी वो ये था कि जो भी लोग वर्कर्स ऑयल रिग पे काम कर रहे हैं उनकी इनकम एग्जेम्प्ट है, यानी टैक्स फ्री है, राइट। और वो नोटिफिकेशन आज तक विड्रॉ नहीं हुई है, यानी आज भी एग्जेम्प्ट है, राइट। अब नोटिफिकेशन तो आता है टेम्पोररी, अब गवर्नमेंट ने आज तक विड्रॉ ही नहीं किया उस नोटिफिकेशन, लगा चलने देते हैं, चलने देते हैं। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि क्यों एग्जेम्प्ट है। एक्चुअली देखिए, ऑयल रिग ना थोड़ा सा रिस्की है,
ठीक है। देखिए जब ड्रिलिंग होती है ना कोई भी चीज में, तो हीट प्रोड्यूस होता है, ड्रिल हो रही है, हीट प्रोड्यूस होता है, और पेट्रोल डीजल में हीट अगर लगेगा तो आग लग सकता है कि नहीं। तो बेसिकली उनका नहीं, उनके जान को खतरा भी एक तरीके से, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, मतलब आप ऐसा मत समझ लीजिएगा, कभी होता नहीं है ऐसा कोई इंसिडेंट, क्योंकि आजकल चीजें इतनी एडवांस्ड हो चुकी हैं कि हर तरीके के सेफ्टी मेजर्स भी लिए जाते हैं। कोई अब ये ना बाउंस बैक कर दे कि सर कब हुआ है, बट देयर इज एन रिस्क। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल, रिस्क का होने से बहुत अंतर है, ठीक है। तो देयर इज एन रिस्क ऑफ कि वह आग लग जाए, लोगों को जान का खतरा है, और इस चीज को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि चलो इनकी इनकम को टैक्स फ्री कर देते हैं, ताकि ये लोग भी इंकरेज रहेंगे। देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए, गवर्नमेंट भी बहुत सारी चीजों को सोचती है। क्या हमारे देश में पेट्रोल डीजल की आवश्यकता है? बहुत है, हम ज्यादा कंज्यूम करते हैं। तो क्या ड्रिलिंग का काम खूब होना चाहिए हमारे देश में? होना चाहिए। तो वर्कर चाहिए, हाँ। अब वर्कर आएंगे कैसे? वर्कर को गवर्नमेंट अब पुश कर रही है, अपनी तरफ से गवर्नमेंट भी तो काम करे भाई। जो कंपनी है वो तो काम कर ही रही है, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है इनकम एग्जेम्प्ट है, तो लोग ज्यादा काम करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आप तो आश्चर्य हो जाएंगे उनकी तनख्वाह सुन के। आप कहेंगे ये वर्कर इतना इतना कमाते हैं? हाँ, इनकी एंट्री लेवल जो सैलरी होती है ना 50,000 से 80,000 होती है। जो एंट्री लेवल आज काम करना शुरू करेंगे लेबर, 50,000 से 80,000 रुपये महीना। और जो ट्रेंड हो जाते हैं, जो ऑपरेटर्स चलाने लग जाते हैं, ड्रिलिंग वाली मशीन्स को ऑपरेट करने लग जाते हैं, उन सब की तनख्वाह लाख रुपए से 2-2 लाख रुपए तक होती है। हाँ, ये जो लाख रुपए से 2-2 लाख रुपए तक होती है एंट्री लेवल प्रोफेशनल्स की, जिन कोर्सेज को आप कर रहे हो उसके आसपास की या उससे भी ज़्यादा उनको मिल जाता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरी प्रोफेशन हैज़ गॉट अ डिफरेंट रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। इफ यू आर गोइंग फॉर prestige, obviously the profession that you are doing has got the highest prestige, right? तो अच्छा, उसी के तहत तो इसलिए ये इतनी महंगी है ना, इसलिए बहुत सारी कंपनियों के पास नहीं है। अब एक फ्लाइट की कीमत कितनी होती है? फ्लाइट तो बहुतों के पास है, बहुत सारे लोगों के पास तो अपनी प्राइवेट जेट है, राइट? बहुत लोगों के पास अपनी प्राइवेट जेट है, और वो सब 250 करोड़ रुपए के आसपास की आती हैं, इसलिए बहुतों के पास है। अच्छा, ये नोटिफिकेशन कौन लाता है? ये नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट लाती है, राइट? तो आज का सेशन हमारा बस इतना सा ही था। आज के सेशन में हम लोग ने 3 चीजें सीखी। एक्ट क्या होता है, रूल्स क्या होता है, नोटिफिकेशन क्या होता है। एक्ट पार्लियामेंट में बनेगा, रूल्स और नोटिफिकेशन ये सेंट्रल गवर्नमेंट लाएगी। आई होप यहां तक की बात क्लियर है। लेकिन सिर्फ इन 3 चीजों से ही इनकम टैक्स कानून, इनकम टैक्स लॉ नहीं बनता। अभी 3 चीजें आपको और जाननी है जिससे इनकम टैक्स का कानून बनेगा, वो सीखेंगे हम अपनी अगली वीडियो में।